हेलो गाइस, हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट सेकंड लेक्चर ऑन सीआरई. ठीक है. देखिए, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देखेंगे. माइनस आर ए इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स, वेयर एक्स क्या है? कन्वर्जन ऑफ द रिएक्शन. कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जो भी गिवन होगी आपको, यहाँ पे हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन, सिंपली. ओके. तो ये आपको कैसे हेल्प करता है अगर आप कहीं भी कोई भी डिज़ाइन इक्वेशन लिख रहे हैं किसी भी रिएक्टर के लिए. ठीक है. तो और आप सक्सीड होते हैं इस तरीके का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने में, तो सबसे पहली जो आपको हेल्प होगी, ठीक है, यू कैन इजीली कैलकुलेट रिएक्टर वॉल्यूम required for a specified conversion. और ये किसके लिए वैलिड है? फ्लो सिस्टम में. फ्लो सिस्टम में आप हमेशा वॉल्यूम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, साइज ऑफ द रिएक्टर रिक्वायर्ड करने की कोशिश करते हैं. अगर हम आगे सीआरई पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो जो मेन फोकस हमारा रहता है कि साइजिंग ऑफ द रिएक्टर, कि कोई आपको दिया गया है कि हमें 50% ऑफ कोई गिवन रिएक्शन है, उसका हमें 50% कन्वर्जन चाहिए. ठीक है. तो उतने कन्वर्जन के लिए रिएक्टर का साइज क्या होना चाहिए एक फ्लो सिस्टम के लिए? फ्लो सिस्टम में अगर हम बात करें, मैं सिंपली दो जो नॉन रिएक्टर हैं आपके, CSTR, PFR, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे, तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो ये आपके फ्लो टाइप है. तो पहली हेल्प आपको क्या मिलेगी इस एक्सप्रेशन से? यू कैन इजीली कैलकुलेट रिएक्टर वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफाइड कन्वर्जन. ठीक है. सेकेंड, ओके, आप क्या कर सकते हैं? टाइम टेकन. अगर हम बैच सिस्टम की बात करें, बैच सिस्टम क्या है, सबको क्लियर है? बैच में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर बैच डिसाइड करते हैं, पर्टिकुलर मोल्स, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का एक रिएक्शन मिक्सचर डिसाइड करते हैं और उसको प्रोसेस होने देते हैं. ठीक है. किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में. ठीक है. TNP वटेवर. तो वहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या रहता है? गेट में भी क्वेश्चन किस तरीके के रहते हैं कि टाइम कितना कंज्यूम हुआ कि एक पर्टिकुलर कन्वर्जन को अचीव करने के लिए. टाइम टेकन टू अचीव स्पेसिफाइड कन्वर्जन. ठीक है. ये किसके लिए है? बैच सिस्टम. थर्ड, आप क्या कर सकते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस. थर्ड, आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी रिएक्टर सिस्टम का, रिएक्टर्स का. ठीक है. कि कन्वर्जन इतना रहेगा तो आपका वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, बहुत सारे डिफरेंट वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी. तो हमारा फोकस क्या है? आपको पता चला कि हमने करना क्या है. रेट ऑफ रिएक्शन को हमें एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन में डिसाइड करना है. ठीक है. कन्वर्जन डिसाइड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन में भी डिसाइड कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्या होता है, अगर हम इसे कन्वर्जन में लिख रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है. हमारी जो इक्वेशन है वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाती है. बट एक आधे जो आप बोलेंगे एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन अगर यूज़ करें तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. देखिए, सॉल्व दोनों तरीके से होता है, ऐसा कोई वो नहीं है. बट मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि कौन सा आपको बेटर रहेगा, वहाँ पे कौन सा आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा. तो पहली चीज़ हमारी ये डिसाइड हो चुकी है. ठीक है. तो हमारा फोकस ये है. अब इसको कंप्लीट करने का हम टारगेट रखते हैं और इसको हम कैसे अचीव करेंगे. ठीक है. ठीक है. तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन.
ओके, रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तीसरा आर्हेनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये हम अभी फर्स्ट पार्ट रखते हैं, इतना इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। बहुत कुछ है इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, ये नहीं कि ये आपको 3 टॉपिक बहुत कम से लग रहे हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, कि क्या क्या रहता है। हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें भी आपने देखा होगा कि कोई भी केमिकल स्पीसीज़ है वो अपनी आइडेंटिटी किन किन टाइप्स ऑफ रिएक्शन से लूज़ कर सकती है। तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट वो बहुत बेसिक है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो आपके रेट एक्सप्रेशन को, इस जो माइनस आर ए है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी कंपोनेंट ए, अगर मैं एग्जैक्टली स्पीक करूं इसे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं इस टाइप की रिएक्शन है, डिफरेंट ये अदर टाइप की रिएक्शन है, तो वो रेट एक्सप्रेशन को आपको अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये चीज़ें आपके लिए, ये माइनस आर ए इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका बहुत इजी हो जाएगा आफ्टर दैट, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले क्या हो सकता है? होमोजीनियस रिएक्शन, ठीक है। क्या होती है होमोजीनियस रिएक्शन? बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, होमोजीनियस रिएक्शन, इसको कलर चेंज कर देते हैं, आपको बेटर है, ठीक है। होमोजीनियस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन फेज, ठीक है। एक ओनली सिंगल फेज में रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन मिक्सचर है आपका, ठीक है, वो क्या है? सिंगल फेज में, ठीक है। दूसरा, अब क्या क्या फेज पॉसिबल हो सकते हैं? जो ब्रॉड व्यू में क्लासिफिकेशन देखें हम, गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड। तो क्या लगता है आपको किस किस में एक होमोजीनियस रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है? तीनों में या किन्हीं दो में, एक में ही, ठीक है। अगर हम देखिए गैसेस रिएक्शन की बात करते हैं, मैं जो होमोजीनियस रिएक्शन होती है, मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि ऑलवेज आपका गैसेस और लिक्विड में ही अकर करेगी, ठीक है। सॉलिड में होमोजीनियस रिएक्शन नहीं हो सकती है। सॉलिड में कैसे नहीं हो सकती है, बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं 2 पॉइंट से इसको डिफाइन क्लियर करूँगा आपको, ठीक है। इन ऑल गैस गैस फेज रिएक्शंस, ठीक है, प्लस जो लिक्विड फेज रिएक्शन है वो उनमें तभी होगी इफ द लिक्विड्स आर मिसिबल, ठीक है। अगर वो मिसिबल लिक्विड मिक्सचर बनाते हैं आपका रिएक्टेंट में, तो तभी आपका क्या होगा, होमोजीनियस रिएक्शन, आप उसे, इन दोनों केसेस में ही होमोजीनियस रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। आपने क्या क्लियर कर लिया। सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हाउ रिएक्शन अकर। रिएक्शन कैसे अकर होती है? इफेक्टिव कॉलिजन बिटवीन molecules or atoms of the reacting species, ठीक है।
जब तक एक इफेक्टिव कोलिजन आपका मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनके बीच में नहीं होता है, तो आपकी क्या होती है कि वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। एक ये थ्योरी है, वन ऑफ द थ्योरी, ठीक है। सॉलिड में ऐसा कब हो सकता है? सॉलिड में मॉलिक्यूल कंबाइन है, आप कह रहे हैं कि अगर सॉलिड के साथ सेम फेज मतलब एक सॉलिड रखना पड़ेगा आपको, तो कॉलिजन कैसे होगा? मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू कोलाइड, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और अगर आप कहते हैं कि एक सॉलिड भी मैंने एक दूसरा रख दिया, एक अदर कंपोनेंट का सॉलिड रख दिया, तो दोनों तो सॉलिड सॉलिड है, तो क्या वो उसे आप एक फेज मतलब उसे आप एक एक सिंगल फेज मानेंगे? नहीं माना जाता, ठीक है। क्यों नहीं माना जाता? नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका व्हाट इज फेज, कि कोई डाउट ना रहे इन चीज़ों में, ठीक है। फेज को डिफाइन करेंगे हम, सॉरी थोड़ा, ठीक है। फेज है क्या? फेज किसे भी बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो आइदर इसमें आइदर सिंगल सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, नंबर ऑफ सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। एक कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर आपको गिवन है, इसको हम फेज, एक सिंगल फेज कब बोलेंगे? कि इट इन्वॉल्व्स, अगर वो एक से पर्टिकुलर एक चीज़ है, कोई एक ही कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है, तब भी हम उसे किस पे फेज बोलेंगे, कितने फेज हैं उसमें इंक्लूड, ये सारी चीज़ें डिफाइन होंगी। तो फेज बात करने के लिए पहली चीज़ें क्या, पहला प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि उसको एक सिंगल फेज कहने के लिए कि यूनिफॉर्म फिजिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर, करेक्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम? यूनिफॉर्म फिजिकल, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर आप एक पर्टिकुलर मिक्सचर ले रहे हैं, कोई बीकर में सॉल्यूशन है, कुछ भी है सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है, अगर उसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है, तो आपने उसने फेज, एक सिंगल फेज कहलाने की वन ऑफ द क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, केमिकल कंपोजिशन भी सेम होनी चाहिए। अगर वो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस पे मैंने बात की है, दूसरा अगर सिंगल हो सकता है या वो आपका मिक्सचर हो सकता है, तो केमिकल कंपोजिशन भी उसकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, कैन बी सेपरेटेड मैकेनिकली, मैकेनिकली सेपरेशन पता है आपको? कैन बी सेपरेटेड मैकेनिकली फ्रॉम अ नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम उसे, ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या क्या बनाती हैं? एक होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। अगर ये दोनों चीज़ें कोई सेटिस्फाई कर रहा है, कोई नंबर ऑफ कंपो मतलब कोई एक मिक्सचर है और ये इन चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है, यूनिफॉर्म फिजिकल प्रॉपर्टी है, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या उसे क्या बोलेंगे? दिस इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ओके, ठीक है। और अगर हम नॉन होमोजीनियस मिक्सचर अगर उसका बनता है किसी और के साथ, तो मैकेनिकली सेपरेट होना चाहिए। मैकेनिकल में सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका डेंसिटी सेपरेशन या ग्रेविटी सेटलिंग, ओके। तो इस तरीके से सेपरेट हो जाता है आपका मैकेनिकली, तो वो भी एक वन ऑफ द फेज को उसको करता है, फेज के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आपका आइस प्लस वाटर एक आपका बीकर में हमने या कहीं कंटेनर में रखा हुआ है, इज इट कॉल्ड एज अ सिंगल फेस? आप कहेंगे H2O दोनों ही इंक्लूडेड हैं,
ठीक है, नहीं कहा जाता। वो आइस है, स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, दोनों की पहले लिक्विड सॉलिड दोनों की यही फेज डिफरेंस है, ठीक है, तो दिस विल नॉट काउंट एज अ सिंगल फेज। ओके, तो अब आपको क्लियर हुआ कि लिक्विड में भी गैसेस में देखिए ऑलवेज जो गैसेस मिक्सचर होता है ऑलवेज मेक अ होमोजेनियस मिक्सचर। गैसेस always makes homogeneous mixture। दस कोई भी गैसेस रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट तीन रिएक्टेंट आपके गैसेस फॉर्म में है, तो रिएक्शन विल ऑलवेज बी अ होमोजेनियस रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, लिक्विड में क्या कंडीशन आ जाती है? अभी हमने फेस को डिफाइन किया, क्या फेस हो सकता है कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, कंपोजिशन होनी चाहिए। ठीक है, कोई दो लिक्विड है, मिसिबल नहीं हो रहा है, आप कहेंगे कि लिक्विड ही है भाई पूरा, तो ये क्या होमोजीनियस है? होमोजीनियस रिएक्शन को करेगा, फेज सेम है दोनों की। ठीक है, हमने कहा ओनली वन फेज इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वो मिक्स नहीं हो रहा है तो उसकी कंपोजिशन अलग होगी, इसकी कंपोजिशन अलग होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसकी नेक्स्ट जो दूसरा फेज है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ठीक है, तो दे विल बी काउंट एज टू डिफरेंट फेज। अगर हमने दो डिफरेंट फेज बोल दिया तो वो क्या हो जाएगी? हेट्रोजीनियस रिएक्शन, नॉट अ होमोजीनियस रिएक्शन। तो इसीलिए मैंने फाइनल पॉइंट पे आते हैं, होमोजीनियस रिएक्शन। तो फाइनल पॉइंट पे आते हैं आपका, होमोजीनियस रिएक्शन क्या है? इन्वॉल्व्स ओनली वन फेज। ठीक है, फेज में उसमें भी आपकी कंडीशन अप्लाई होंगी, ऑल गैसेस फेज रिएक्शन आपकी होमोजेनियस रिएक्शन होंगी। ठीक है, और इन लिक्विड केस क्या? टू मिसिबल लिक्विड, थ्री मिसिबल लिक्विड। ठीक है, एक होमोजेनियस मिक्सचर अगर बनता है उन लिक्विड्स का, ठीक है, मिसिबल है एक दूसरे में, तभी वो होमोजेनियस रिएक्शन वहाँ उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलेंगे होमोजेनियस रिएक्शन। ठीक है, थर्ड, सॉलिड में कभी भी आपकी होमोजेनियस रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, फेज यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक जो बहुत हेट्रोजेनियस पे बात करूंगा मैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस एक क्वांटिटी आपने देखी होगी, मोल्स, हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्या होता है मोल्स? ठीक है, देखिए सीआरई पढ़ने से पहले अगर आपका प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि अपना अगर प्रोसेस कैलकुलेशन आप बेटर कर लेते हैं, आपके वहाँ से कैलकुलेशन जो एबिलिटी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये छोटे मोटे टर्म ना आपको कभी भी डाउट नहीं आने देंगे इस चीज़ों पे। तो जो मोल्स है, मोल्स क्या होते हैं अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूँ, तो मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मैं इसको मोल्स ऑफ ए इट्स इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ए और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट ए। अब क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा। मोल्स की जनरली हम देखिए, इसको हम जनरली मोल्स बोल देते हैं, बट जो एक्चुअल है आपको ऑलवेज, अगर आप एक देखिए मेथड से चलेंगे ना, आपको कभी आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो मोल्स जनरली क्या होता है? यूनिट्स में होता है, जैसे ग्राम मोल्स, ठीक है, केजी मोल्स, एलबी मोल्स। इन चीज़ों में, इन तीनों में आपस में कन्वर्जन का आप यूनिट एंड डायमेंशन जरूर पढ़िए, पहला सब्जेक्ट। ठीक है, हर किसी में। तो और ये किसी को इतना डाउट नहीं होना चाहिए पहली बात। ठीक है, तो ये है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने बोला 100 ग्राम ऑफ H2, देन हाउ मैनी मोल्स? ठीक है, 100 ग्राम ऑफ H2 आपको दिया हुआ है और इसको आपको मोल्स का कैलकुलेट करना है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, H2 का सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 2।
राइट। ठीक है ना। तो इसके मोल्स ऑफ S2 इज इक्वल टू 100/2। यूनिट ऑलवेज यूनिट साथ में लिखिए। देखिए गेट में कैसे स्कोर करना है ये मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जब भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बताते रहूँगा। ठीक है, यूनिट्स हमेशा लिखिए साथ में, ये नहीं कि आप भूल गए उसे। ठीक है, यूनिट्स को हमेशा लिखना है, तो आपको क्या है कि सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। 2 ये कितना हो गया ग्राम, 100 ग्राम आपको दिया था। मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या होती है देख लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर ले जाइए, ग्राम बाय ग्राम मोल्स। ठीक है ना, रेशियो, इट इज़ अ रेशियो। ठीक है, तो इक्वल टू कितना 50 ग्राम मोल्स ऑफ H2। क्लियर। किसी के भी आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी क्लियर है। ठीक है, सिंपल सा ही मेथड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसंट्रेशन पे। व्हाट इज कंसंट्रेशन? जनरली किसी कंसंट्रेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ए हम कैसे डिफाइन कर लेते हैं? सी बेसिक में, इसके बेस में ए इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी कंसंट्रेशन। ठीक है, सी ए से डिफाइन करेंगे, इट इज क्या है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। मास जनरली नॉट तो मोल्स भी बात करते हैं हम। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सम सबस्टांस पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपली दिस इज अ कंसंट्रेशन। ठीक है, एक जो डाउटफुल केस रहता है, कभी गेट में क्वेश्चन आ जाता है इससे बहुत ज़्यादा, पीपीएम से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इसकी? आपने क्या है हमेशा मोल पर मीटर क्यूब यूनिट ये सब देखी होंगी। ठीक है, बट एक यूनिट इसकी होती है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या है? ये कंसंट्रेशन होता है किसी भी उसका। ठीक है, मतलब आपको अगर कुछ दिया है कि एयर में NOx की जो क्वांटिटी है वो कुछ पीपीएम में दे देते हैं, या उसका कंसंट्रेशन है वो पीपीएम में बताया जाता है, तो क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप उससे? जनरली पहले यूज़ कब होता है इस पीपीएम का? ठीक है, इस पीपीएम का यूज़ होगा फॉर अ वेरी डाइल्यूट मिक्सचर। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, और ऑलवेज फॉर सॉल्यूट, जो जिसकी कम क्वांटिटी होगी उसको हम पीपीएम में करेंगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है। देखिए मिलियंस में उसके पार्ट्स कितने हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के? ठीक है, मिलियन इज 10⁶। क्लियर है? तो अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर सॉलिड और लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं, लिक्विड फेज इन दोनों के लिए बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज पीपीएम? पीपीएम इज मास फ्रैक्शन। ठीक है, व्हाट इज इट? अगर मैं मान रहा हूँ कि ए कोई ऐसा सॉल्यूट है जो जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ ए बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर। क्लियर? गैसेस के लिए बात करेंगे तो इट इज़ मोल फ्रैक्शन। मतलब देखो जब मेंशन होगा आपको कि ये गैसेस के लिए भी मास फ्रैक्शन ही है, तो आपने तो करना ही है वैसा। तो एक जो बेसिक है, जो मतलब थंब रूल काइंड ऑफ जो चलता रहता है, ठीक है, तो गैसेस के लिए ऑलवेज हम उसे मोल फ्रैक्शन में
बात करते हैं। मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। क्लियर? चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे, और पीपीएम का यूज़ है तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक मैं मानता हूँ। ठीक है, तो यूज़ ऑफ पीपीएम, द करंट ओसा लिमिट 8 hour limit for SCN in air is 10 ppm. A lethal dose of SCN in air is from the Merck index 300 mg per kg of air at room temperature. How many mg SCN per kg of air is 10 ppm? What fraction of lethal dose is 10 ppm? What fraction of lethal dose is 10 ppm? Doesn't matter. ठीक है, उसको हम मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फ्रैक्शन ही निकालना है आपने। अगर पहला सॉल्व कर लेते हैं आप तो आपको दूसरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऑलवेज जब भी आप गेट में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसे गेट की तरह कीजिए। ठीक है, और मतलब एक अच्छा वे क्या है इसे सॉल्व करने का कि आपसे मिस्टेक्स ना हो। ऑलवेज रीड क्वेश्चन 2 times और अंडरस्टैंड कि आपसे क्या पूछ रहा है, तो फोकस कि आपको क्या पूछ रहा है और किस यूनिट में पूछ रहा है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जो 10 ppm वहाँ पे दिया गया है उसको mg SCN प्लस बाय kg एयर कितना होगा, इस यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना होगा। तो अभी आपने देखा कि ppm क्या होता है, दिस इज अ गैसेस रिएक्शन फॉर SCN इन एयर। ठीक है, तो 10 ppm अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻⁶ इट इज़ ग्राम मोल्स ऑफ SCN बाय ग्राम मोल्स ऑफ एयर। मास फ्रैक्शन बोला था मैंने, प्लस SCN क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप प्लस SCN भी करेंगे तो नीचे ग्राम मोल्स ऑफ एयर पे फाइनल एक्सप्रेशन आपका फाइनल ग्राम मोल्स ऑफ एयर पे ही होगा। ठीक है, वो आप अफेक्ट नहीं करेगा बॉटम में, तो इसलिए उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इतना ये हो गया। और फिर आपको क्या करना है, दूसरी यूनिट किस में है, मिलीग्राम ऑफ SCN पर kg ऑफ एयर। ठीक है, तो ये क्या मास में है, तो आपको पता है मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट ऑफ SCN कितना हो गया, 1 + 12 + 14 27। मोलिकुलर वेट ऑफ एयर, एयर का कैसे निकालते हैं पता है, देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोसेस कैलकुलेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कोई भी अगर CRE पढ़ने जा रहे हैं आप तो क्योंकि इस तरीके के डाउट नहीं आएंगे आपको, बेसिक और कैलकुलेशन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना आपकी वो सही हो जाती है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 29। कैसे निकालते हैं, सम ऑफ x1 m1। ठीक है, 0.21 ऑक्सीजन का वो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इनटू इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 प्लस आपका 0.79 इंटू आपका नाइट्रोजन का कितना है 28। ठीक है, क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना आता है 28.84। ओके, तो उसको हम ऐसे मतलब 29 लेके चल देते हैं। ठीक है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड है ये, मैं ही लेके नहीं चल रहा हूँ। तो मास अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जो आपको 10⁻⁻5 ग्राम मोल्स में दिया है, मैं इसको ग्राम मोल्स ऑफ SCN को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, 1 × 27। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम ऑफ SCN बाय 1 × 29 ग्राम ऑफ एयर। ठीक है, यूनिट हमेशा लिखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है साथ साथ में। तो ये कितना हो जाएगा कि 27/29 करेंगे। अभी से देखिए गेट कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, मैं अभी से सजेस्ट करूँगा इस न्यूमेरिकल पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगी। तो 27/29 करेंगे आप, कितना आता है 0.931। इसको मैं 9.31 लिखता हूँ, 9.31 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 अगेन ग्राम ऑफ SCN बाय ग्राम ऑफ एयर।
इसको मैंने अब सेम यूनिट में करना है, मिलीग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻³ ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से मैं लिख लेता हूँ पहला न्यूमेरिकल, बाद में मैं स्किप करूँगा ये सब स्टेप्स। तो इनटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, mg ऑफ SCN डिवाइडेड बाय, ग्राम आपको kg करना है, 10⁻³ kg ऑफ एयर। ऊपर जाएगा फ्रैक्शन में 10⁻+6 10⁻⁻6 कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी 9.31 mg ऑफ SCN बाय kg ऑफ एयर। अभी आपको क्लियर हुआ ppm कैसे यूज़ करते हैं ppm को? ऑल क्लियर? एनी डाउट? अभी तो डाउट आपको उसी में देना पड़ेगा मेल में, ठीक है। तो ये है फ्रैक्शन, आप निकाल लीजिए 9.31/300, नॉट अ बिग डील, तो नहीं डिस्कस करेंगे। तो ppm क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस रिएक्शन पे। यही रह गया था ना हमारा, हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होती है, इन्वॉल्व्स 2 और मोर फेजेस, ठीक है। जो भी होमोजीनियस नहीं है, हमने पढ़ा था होमोजीनियस क्या है क्या नहीं है, जो भी होमोजीनियस नहीं है वो क्या है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। रिएक्टेंट में ही दो मिसिबल इमिसिबल लिक्विड अगर यूज हो रहा है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। सॉलिड फेज रिएक्शन है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन के आपको मैं एग्जांपल बताऊं, मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट जनरली क्या होता है, आपका सॉलिड फेज कैटलिस्ट यूज़ होता है, और उसमें कोई लिक्विड है, गैसेस है, ठीक है, उसके साथ जो रिएक्टिव एजेंट होंगी, ठीक है। तो ये सारी हेट्रोजीनियस रिएक्शन होती हैं। हेट्रोजीनियस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इंटरफेस ऑफ द कंपोनेंट्स। तो रिएक्शन हमेशा इंटरफेस पे ही होगी। तो अगर आप स्टीयरिंग इसमें करते हैं तो स्टीयरिंग हेल्प्स increasing the available surface area interfacial, ठीक है, फॉर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन होने के लिए आपका इंटरफेशियल एरिया अगर आप स्टीयरिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन रिएक्शंस में, ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ पे हेट्रोजीनियस के लिए भी, होमोजीनियस के लिए भी बात कर लेते हैं कि अगर इसमें इंटरफेस में होती है तो उसके जो रिएक्शन फॉर होमोजीनियस रिएक्शन अकर थ्रू आउट द वॉल्यूम द मिक्सचर। अभी एक और डिफरेंस आपको दिखा यहाँ पे, हेट्रोजीनियस क्या है, ओनली इंटरफेशियल एरिया पे आपका क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहीं से आके इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये किसी को डाउट तो नहीं है ना, मैं रिएक्शन इस तरीके से लिखता हूँ। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, वन दैट प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, लाइक ए गिविंग बी, नॉट बी गिविंग ए, या इफ ए गिविंग बी प्लस सी, तो ये डिकम्पोजिशन हुआ है, तो रिवर्स कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू। सच रिएक्शन आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इन रिएक्शन में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, मैं आपको इंजीनियरिंग बेसिस पे जो बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन कब तक चलेंगी, ठीक है। जब तक ये हमेशा रिएक्शन गोज फॉर 100% कंप्लीशन, ठीक है। 100% वो भी किसका होगा, ओनली लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी को पता है क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट
ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो सबसे कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा आपके एक रिएक्टिव सिस्टम में, ठीक है। जैसे ए प्लस बी अगर गिविंग सी है, तो जो भी लोएस्ट जिसका भी मोल्स होंगे, जिसके भी क्वांटिटी सबसे कम होगी, क्योंकि रिएक्शन में सबसे पहले वो कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो गोस फॉर मतलब जो भी जब तक कोई भी एक, या सिंपली कोई भी क्यों बोले हम, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हमारे पास टर्म्स है, जब तक लिमिटिंग रिएक्टेंट उसमें कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड करती है ओनली इन वन डायरेक्शन। सिंपली डेफिनेशन, गेट इट? ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका रिवर्सिबल रिएक्शन पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी प्रोसेस है क्यों प्रोसीड करती है? इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, ठीक है। कोई भी प्रोसेस तब तक रन करती रहेगी जब तक उसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव नहीं हो जाता। फॉर द रिएक्शन केस आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन तब तक चेंज होते रहेंगे, फॉर्म होना, कंज्यूम होना, जब तक वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को अचीव नहीं कर लेते एट ए सम पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम concentration for a given T and P। टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे आपका जो गिवन है उसके हिसाब से जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कंसंट्रेशन है, उसको जब तक अचीव नहीं कर लेता आपकी रिएक्शन क्या है, प्रोसीड होती रहती है, ठीक है। इसके बाद जो नया कंसेप्ट आता है कि नो रिएक्शन इज ट्रूली इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अगर हम बहुत मतलब क्लियरली देखें तो कोई भी रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल कब कहते हैं? इफ, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, इफ इक्विलिब्रियम लाइज वेरी फार टुवर्ड्स द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की तरफ को लाई करता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है इक्विलिब्रियम पे। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है आइदर इट्स नॉट डिटेक्टेबल, और वो नहीं हो रही है जब तक आप उतना कंसंट्रेशन अचीव नहीं कर रहे हैं, और जब तक आप उतना कंसंट्रेशन अचीव करते हैं रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं तो मोस्ट ऑफ ऑल दी कंबशन रिएक्शन, जनरली ऑल दी कंबशन रिएक्शन आपकी होती हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल ही होती हैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई एक्सेप्शनल केस होगा नहीं तो नहीं। नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल में, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया आपको, इक्विलिब्रियम को हमेशा इक्विलिब्रियम के लिए पोजीशन के लिए होती है, चलती है रिएक्शन। और ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। ए गिविंग बी, वी विल गिव ए ऑल्सो, और ज़्यादा क्लियरली समझना है बी प्लस सी, तो आपका बी प्लस सी कंबाइन होकर ए भी देंगे और ए आपका डिकम्पोज होकर बी प्लस सी भी देगा। तो बोथ द रिएक्शन विल, मतलब इस टाइप की रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? नोट कोई भी डाउट नहीं? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोइक्योमेट्री पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिएक्शन के लिए। कोई मैं अगर ऐसे रिएक्शन लिखता हूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी गिविंग सी सी प्लस डी डी, ठीक है। तो इसके स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या होंगे? ए बी सी डी, ठीक है। ये इसके स्टोइक्योमेट्रिक, व्हाट इज डिनोट्स
मोल्स डिनोट कर सकते हैं ये, ठीक है, फॉर सम रिएक्शन, मॉलिक्यूल्स ऑल्सो समटाइम, वॉल्यूम ऑल्सो फॉर गैसेस रिएक्शन, ठीक है। इतनी चीज़ें डिनोट कर सकता है ये। कैसे, अगर मैं बोलूँ ए, इफ ए मोल्स ऑफ कैपिटल ए रिएक्ट, देन बी मोल ऑफ कैपिटल बी विल ऑल्सो रिएक्ट, ठीक है, विद दिस टू फॉर्म सी मोल्स ऑफ कैपिटल सी एंड डी मोल्स ऑफ कैपिटल डी। ओके, तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद B by A mole of B, ठीक है, comma to form C by A mole of C plus D by A mole of D, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? अगर मैं 1 मोल की मैं बात करता हूँ, लाइक सिमिलरली हमारे पास एक रिएक्शन है N2 plus H2 गिविंग NH3, ठीक है, N2, ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं सबसे पहले। तो N के मोल्स हमें 2 करने हैं, ठीक है, 2 2 6 हो गए H के, तो यहाँ पे 2 है 3, ठीक है। तो इफ 1 मोल ऑफ N2 विल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 विल गिव 2 मोल ऑफ NH3। क्लियर है? सबको क्लियर है? नो एनी डाउट? एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे और आती है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सम for ideal gases, moles are directly proportional to pressure, ठीक है, क्लियर? तो लाइक moles of N2 divided by at some condition 1 moles of N2 at some time T2 equal to, ठीक है, its pressure, सॉरी, Pn2 at T1 Pn2 at T2, ठीक है, प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम क्या, इसका मतलब क्या है कि लाइक N2 plus 3H2 giving 2NH3, सॉरी, ठीक है। तो एट T इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बोलता हूँ N2 का 50 mmHg है और H2 आपका 150 mmHg इसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे एक T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू T1 पे सम टाइम हो गया, जब मैंने बोला कि पूरा कंप्लीट 100% कन्वर्जन हो गया है, तो क्या होगा, ठीक है, या 50% कन्वर्जन हुआ है मानते हैं, ठीक है, 50% मतलब अब इसका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, N2 का इतना, तो इसके अकॉर्डिंग आपके 25 वो है, इसका तो 3 टाइम्स आपका कितना होगा 75, तो उसके अगर N2 के तो कितने हैं, तो 50 mmHg आपका अमोनिया बनेगा, ठीक है, क्लियर? इन सब पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाए सारा, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस एज अ प्रोडक्ट इफ 10 kg ऑफ C7H16 रिएक्ट कंप्लीटली विद स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ O2। तो अगर ये O2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मीन क्या है, ये कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। कंबशन रिएक्शन, सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, उससे आपको स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी पता चलेगी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट की, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व तभी आप कर पाएंगे। तो मैंने रिएक्शन लिखी C7H16 प्लस O2 गिविंग, कहीं भी हम मानेंगे कि इसे कंप्लीट कंबशन हुआ है, तो CO2 प्लस व्हाट H2O। एक कंबशन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यही होता है ना, 7C है, 7, ठीक है, 7 एटम्स ऑफ C, तो यहाँ पे हमने 7 का इसे कर दिया।
अगर इसे हमने 7 किया तो यहाँ पे 14 आपके O2 के बन रहे हैं, 16H हैं, तो यहाँ पे इसको हम, ठीक है, 8 8 दूनी 16, 8, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, 14 प्लस 8 कितना हो गया, 22, तो दिस मस्ट बी 11, राइट। हेप्टेन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2 एंड H2O। तो अब बोल रहे हैं कि 10 kg ऑफ C7H16। सबसे पहले मोल्स में हमने यहाँ पे मोल्स डिनोट किए हैं, तो मोल्स में अगर हम बात करेंगे, मास तो कभी डिनोट नहीं करता, हमने बोला ना स्टोइकोमेट्रिक, तो हम हमेशा मोल्स पे बात करेंगे। तो C7H16 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 16, कितना, 84 प्लस 16, इट इज 100, right? So 10 kg of C7H16 will be equal to 10 by 100। तो ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, केजी मोल में कर लेते हैं, 0.1 kg moles of C7H16। तो if 1 mole of C7H16 react, it will give 7 mole of what, CO2, clear? So it will give 7 moles of CO2 for 1 kg moles। देखिए यहाँ पे kg ग्राम मोल कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, वो उसमें कोई वो नहीं है। C7H16 give 7 kg moles of CO2, then for 0.1 kg moles ये कितना हो जाएगा, 0.7 kg moles of CO2, ठीक है। जब इतना है, अभी हमें ये क्या है, मोल्स में है, इसको हमने क्या करना है, मास में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस, ठीक है, तो इसका आंसर इज करेक्ट, 0.7, ठीक है, ओके, दिस इज ऑल करेक्ट। और अगर हमें से केजी में पूछा होता, हाउ मैनी kg ऑफ CO2 विल फॉर्म, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसे, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 12 प्लस 32 44, तो 0.7 इंटू 44 विल बी इक्वल टू, यूज गेट कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर, 0.7 इंटू 44, 30.8 38.8 kg of CO2 will be formed, correct, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक फाइनल इस लेक्चर, पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सिस रिएक्टेंट, ओके। लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सिस रिएक्टेंट, ये दोनों क्या क्या होता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है आपका, द रिएक्टेंट हैविंग द लोएस्ट क्वांटिटी या लोएस्ट मोल, जो भी मतलब जो द रिएक्टेंट विच विल कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, इफ द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन हम लिखेंगे, इफ द रिएक्शन goes to completion, the reactant which will consume first will be known as limiting reactant। इसको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर आपको बोला गया कि कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कौन कंट्रोल करेगा, आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आपका जो आपको स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी नहीं दी गई है, ठीक है,
किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जो गिवन कंसंट्रेशन है या गिवन मोल्स हैं वो स्टोइकोमेट्रिक एक बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई उससे लेस है, एक आपको बैलेंस में दिया है, कोई उससे लेस दिया है, तो क्या होगा, जो भी लेस वाला है वो अपने उसके वो पहले कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, और जितने उसके अकॉर्डिंग ही जितने उसके मोल्स कंज्यूम होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इट विल कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो भी है इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। तो इसके बाद reactant other than limiting reactant are known as excess reactant, ठीक है। इसके अलावा जो भी है वो सारे excess reactant उनको हम बोला जाएगा, ठीक है। परसेंटेज एक्सेस निकालना पता होगा आपको, ठीक है। परसेंटेज एक्सेस कितना है, एक्सेस रिएक्टेंट फैट, रिएक्टेंट जितना भी फैट दिया है किया है हमने ज़्यादा ही किया होगा, ठीक है। और जितना रिक्वायर्ड था डिवाइडेड बाय जितना रिक्वायर्ड है वो एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, परसेंटेज एक्सेस हो जाएगी। पीसी में आपको सब जानने को मिलेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी साथ साथ में आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा, बट देखिए वो पीसी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसे करना जरूरी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 1 ग्राम मोल ऑफ C7H16 ही लिया मैंने प्लस 12 ग्राम मोल ऑफ O2। तो ये बैलेंस रिएक्शन आपको याद होगी, अभी किया है हमने जस्ट। तो C7H16 प्लस 11 मोल्स ऑफ O2। तो यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं 1 मोल इसका रिएक्ट करूँगा तो इसका कुछ ना कुछ बच जाएगा, ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं कि 12 को, मतलब आप 12 के अकॉर्डिंग रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा सकते। अगर आपसे बोला गया कि प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड करो, तो 12 के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं करेंगे आप किसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वही कंट्रोल कर रहा है वो सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, C7H16। C7H16 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्लियर हो गया आपको। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। आपको बैलेंस इक्वेशन करनी है, उसके बाद जो भी कम लग रहा है, मतलब जो पहले कंज्यूम होते हुए दिखेगा आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। बट देयर आर अदर मेथड्स टू, ठीक है। मेथड्स टू फाइंड आउट द LR, ठीक है, पहला, ठीक है। जनरल मेथड मैंने डिस्कस किया, बैलेंस कीजिए, फिर जो भी कम है फाइंड आउट कीजिए। एक होता है आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, पीसी में जाके आप इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। तीसरा सबसे ईजीएस्ट होता है, जो अब इसका नाम जो भी है, दिस इज फर्स्ट फाइंड आउट द रेशियो, फाइंड आउट द रेशियो। क्या रेशियो फाइंड आउट करना है आपने, गिवन मोल्स ऑफ ए, कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, ABCD कुछ भी, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए बैलेंस्ड इक्वेशन की, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, विचएवर इज लेस, ऑल सारे रिएक्टेंट के लिए फाइंड आउट कीजिए ऐसे ही, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, विचएवर इज लेस इज LR, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने पहले ही लिया C7H16, 1 मोल गिवन है प्लस 11 O2, 12 मोल गिवन है, ठीक है, गिविंग समथिंग व्हाटएवर। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करने गया, LR फाइंड करने के लिए 1 मोल गिवन, 1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके 12 मोल गिवन, 11 इज द
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो विच एवर इज लेस, ऑब्वियसली C7H16 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो गाइस इतना मैं, आई होप कि ये सब आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल करना है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसमें हम। A प्लस 3B गिविंग 2C प्लस 2C गिविंग प्रोडक्ट, सॉरी, ठीक है। A के मोल्स आपको गिवन है 1.1 मोल्स, B के आपके गिवन है 3.2 मोल्स, ठीक है। C को आपको गिवन है 2.4 मोल्स। तो फाइंड आउट कीजिए LR, फर्स्ट का 1.1/1, सेकंड का 3.2/3, 2.4/2, ये किसका है आपका C के लिए। विच वन इज लेस, 1.1, 2.4/2, सॉरी, ओके। 3.2/3 कीजिए, 1.06, 2.4/2 करेंगे 1.2, विच वन इज लेस, तो हेयर B इज LR, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर सबको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर watching this, okay, and I will continue the lecture. The second part of will be uploaded soon.